हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम आईएएस यूट्यूब चैनल। प्रीलिम्स के 135 डेज रह गए, आपको सबको मालूम है। आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए अच्छे से फोकस्ड हैं आप। तो मैं समझता हूं कि आपको थोड़ी सी हेल्प की और जरूरत होगी, तो वहां पे मैं आज डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं और प्रीलिम्स में उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 2022 का जो प्रीलिम्स था, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था डेप्यूटी स्पीकर से रिलेटेड। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर। अब सब लोगों ने स्पीकर को पढ़ रखा होता है, राज्यसभा का जो आपका चेयरमैन जो होता है उससे रिलेटेड पढ़ रखा था। ठीक है, लेकिन वाइस चेयरमैन है, इसको नहीं पढ़ रखा था। तो इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो अब ये चीज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको आर्टिकल का नंबर लिखूंगा, आप उसका थोड़ा सा उसके जो प्रोविजन है उसका पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि इससे रिलेटेड है ये। उसके बाद आप थोड़ा सा पढ़ लें तो आपको काफी बेनिफिट उससे मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे सबसे पहली बात यह है कि आर्टिकल जो 1 है ये आपको मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल 1 क्या है। तो इसमें आपका नेम और आपकी जो टेरिटरी है यूनियन की वो दे रखी है। तो थोड़ा सा इसको मैं बता दूं, नेम एंड टेरिटरी, इससे रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन है। आर्टिकल 2 की बात करें, शुरू के आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको 10 तक तो मैं आपको कंटिन्यू को बताऊंगा, बाद में जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा। आर्टिकल 2 जो है, इसमें आपका यदि कोई नया स्टेट एडमिट किया जा रहा है, जैसे जो पहले इंडिया का स्टेट नहीं था, जैसे सिक्किम वगैरह है, उसको एडमिट किया या फिर नया एस्टेब्लिश किया है, तो उसमें आएगा आपका एडमिट प्लस एस्टेब्लिश, यदि नया स्टेट किया है, न्यू स्टेट, तो ये आर्टिकल 2 में आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी देखिए, आपने लद्दाख आपको मालूम है यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर यूटी बनाया गया। तो आपको मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एडमिट करना नया स्टेट को या नया स्टेट एस्टेब्लिश करना, ठीक है, आर्टिकल 2 में आता है। एक चीज और बता दूं फिर आपको पूछूंगा कि आर्टिकल 3 है, इसमें लिखा हुआ है कि आपका नया स्टेट फॉर्मेशन होगा पुराने स्टेट से। ठीक है, तो उनको पुराने को जोड़ तोड़ के नया स्टेट बनाया गया, या फिर उनके बॉर्डर में जो बाउंड्री है उसमें उसको अल्टर किया है, चेंज किया है, या फिर उनका एरिया है, एरिया को चेंज किया, अल्टर मतलब अल्टर किया, चेंज किया एरिया को, या फिर उसके नेम को, या फिर उसकी बाउंड्री को। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें चेंज की गई है, और ये तीनों चीज इसमें यदि चेंज की गई है तो वो आर्टिकल 3 के अंदर आएगा। और इस बेस पे यदि फॉर्मेशन हुआ है तो आर्टिकल 3 है। यदि स्टेट को बाहर दूसरी टेरिटरी से, मतलब जैसे सिक्किम वगैरह स्टेट, उसको एडमिट करके स्टेट बनाया है या नया स्टेट पहली बार फॉर्म किया, तो वो आएगा आर्टिकल 2 में। मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे अभी JNK आपका यूटी है, पहले स्टेट था, अभी ये यूटी बन गया और आगे चल के ये स्टेट बनना है। तो आपसे ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना आप कि ये आर्टिकल 2 के अंदर स्टेट बनेगा फिर से या आर्टिकल 3 के अंदर बनेगा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन आपसे। आर्टिकल 4 आपको मालूम है, आर्टिकल 4 में क्या है कि कुछ ऐसा है कि 2 और 3 जो आर्टिकल हैं, ये दो, इनसे रिलेटेड जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होगा उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, ये क्या क्या चीज़ इसमें शामिल होंगी, इतना है। तो मतलब 3 आर्टिकल आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर आप आर्टिकल आपका 5 का भी याद रखें कि ये 1947 जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, उस टाइम पे जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इसके बाद में 1950 में। अब यहाँ पे 1950 में जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको आइकन से लिखूंगा, इस टाइम पे सिटीजनशिप कितने लोगों को दी गई, किस किस को सिटीजनशिप का हिस्सा था इंडिया का, वो डील करता है आर्टिकल 05। आर्टिकल 06 में आपका है कि जो पाकिस्तान से आए हैं, जो माइग्रेट हुए हैं इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, तो आप देखिए इंडिया यदि मैं लिखूंगा तो बाहर से इंडिया में आया है, तो ये है 06। आर्टिकल 07 का आप याद रखें कि इंडिया से बाहर गए और वापस आ गए, मतलब यू टर्न लेके आए, तो इसको आप ऐसे साइन बना लें, आर्टिकल 7। इधर साथ में देख लें आर्टिकल 08। आर्टिकल 08 में आप क्या देखेंगे, किसी को याद हो तो आप तुरंत रिकॉल कीजिए कि आर्टिकल 08 में क्या है। तो आर्टिकल 08 में आपके सिटीजनशिप के जो राइट हैं, जो आपके इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन है, जिसे बोलते हैं PIO, जो इंडिया के बाहर रहते हैं, तो उनके राइट्स हैं। तो PIO एक पॉइंट लिख लें, PIO से रिलेटेड, तो ये आपका इनकी जो सिटीजनशिप के राइट हैं उनको है आर्टिकल 08। आर्टिकल आपका 09 या जिसे हम 9 बोलेंगे, इसमें है कि जो सिटीजनशिप को जो पर्सन जो होते हैं वो वॉलेंटरीली यदि एक्वायर करेंगे सिटीजनशिप को फॉरेन स्टेट की, तो यहाँ से उनको क्या होता है, खत्म हो जाती है, तो आर्टिकल 09 है। इसके साथ में आर्टिकल 10 में क्या है आपका कि कंटिन्यू जो राइट है सिटीजनशिप के वो कैसे रहेंगे, तो कंटिन्यूएशन जो है सिटीजनशिप का ये से डील करता है। अब ये 10 आर्टिकल आपके हो गए पर्टिकुलर, और इसमें आपका जो रूल मेकिंग पावर है ना, वो आर्टिकल 11 में है कि पार्लियामेंट रूल बना सकती है इनके लिए।
ठीक है, तो पार्लियामेंट रूल मेकिंग इनकी पावर है सिटीजनशिप की, ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए। अब इसके आगे हम देखेंगे मेन कौन कौन से हैं। जैसे कि मैं बात करूं आर्टिकल 12 की, तो आर्टिकल 12 में क्या है आपका डेफिनेशन है, और डेफिनेशन किसकी है आप ये बताइए, कि आपको मालूम है आर्टिकल 12 से आपके फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे स्टेट वगैरह की जब बातें आती है ना, तो वहाँ पे बात करते हैं स्टेट की, स्टेट कौन होगा। तो आर्टिकल 13 में फिर हम क्या बात करते हैं कि जो कानून पहले के, ठीक है, वो यदि फंडामेंटल राइट जो है उनको यदि लोअर करते हैं, उनकी पावर को घटाते हैं, तो वो डेरोगेटरी है जिससे, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी जो है आपकी फंडामेंटल राइट से, तो वो लॉ जो है आपके वो हट जाएंगे वहाँ से, तो उनको कानून नहीं माना जाएगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन देखते हैं। तो आर्टिकल 13 आपको मालूम हो जाना चाहिए। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये आपको मालूम है। मैं यहाँ पे बताऊंगा, आपका सिर्फ रिवीजन होगा, आपको यहाँ रिवीजन नहीं करना। ये 14 तुरंत याद आ जाना चाहिए आपको, 15, 16 और 17 तक आपको याद आ जाना चाहिए। 18वां आपको मालूम होगा, टाइटल से रिलेटेड था, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स था, और ये इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है, आपको मालूम होना चाहिए। टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका, कि भारत रत्न के ऊपर क्वेश्चन पुट किया था। तो ये हो गया आपके 14 से 18 तक। अब यदि 19 की बात करें, तो 19 को आप इंपॉर्टेंटली यहां से नोट कर लें कि 19 के ऑल प्रोविजन अमेंडमेंट के बाद में, उससे पहले, और जो इसके सेक्शन है ना, आर्टिकल 19A, B, C ऐसे आपकी जो जी तक है शायद, तो जी तक को उसको पूरे को आर्टिकल 19 को तो ठीक से तैयार कर ले। आर्टिकल 21 है आपको मालूम होगा, 22 आपको मालूम होगा, 21 में जो 21A है ना, इसको आप ठीक से तैयार करें। 21A, इसको 21A कैपिटल लिखेंगे क्योंकि अमेंडेड है। तो इसमें है आपका राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ये आपने तैयार कर लिया होगा, और इसको अच्छे से तैयार कर ले। इसके बाद में आपका आर्टिकल 21, 22 हम देख लेंगे। 22 आपका है प्रोटेक्शन करता है डिटेंशन से और जो अरेस्ट वगैरह से, तो वो आपको मालूम है। आर्टिकल 23 को आप नोट कर लें, 23 आपका बहुत खास है, और आपका ह्यूमन बीइंग की जो ट्रैफिकिंग है और फोर्स लेबर है, तो इसको देख ले, ट्रैफिकिंग प्लस फोर्स्ड लेबर, इसको नोट कर लें आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा कि ट्रैफिकिंग से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, वो आर्टिकल 23 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 जो है आपको याद आ गया होगा। ठीक है, ये आपका जो फैक्ट्रीज में चिल्ड्रन जो होते हैं उसको प्रोहिबिट करता है, एम्प्लॉयमेंट को, प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज। ठीक है, ये आपको हो जाना चाहिए। अब देखिए, इस टाइम पे क्वेश्चंस जो पुट किए जा रहे हैं, करंट सिनेरियो बता रहा हूं मैं आपको 2022 के आसपास में, तो रिलीजन से रिलेटेड काफी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आ रही हैं। बैंगलोर में आपने हिजाब बैन वाला भी देखा था। ठीक है, और ऐसी काफी सारी न्यूज है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अब आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 30 तक के आर्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप में 25 है ना, ये आपका, आपको मालूम होना चाहिए बेसिक राइट है, राइट टू फ्रीडम का। मतलब इसमें क्या है आपका, कि आपकी कंसेंस जो है, आपका फ्री प्रोफेशन है C, प्लस फ्री प्रोफेशन है आपका P, और ये P 3 बार लिखना है, प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपगेशन। ठीक है, प्रोफेस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रोपगेट करना है रिलीजन को, ये 3 चीजें इसमें आती हैं। तो CFPPP ये आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 26 की बात करें, तो इसमें क्या आपका मैनेज कैसे करेंगे, इसके लिए राइट है, मैनेज करने की बात है इसमें। आर्टिकल 27 की बात करें, तो 27 में आपका क्या है, कि पेमेंट जो है, पेमेंट जो है, और इस जो पेमेंट आपकी कैसे होगी, टैक्सेस के थ्रू। 4 किसके लिए, प्रमोशन के लिए। तो प्रमोशन के लिए टैक्सेस के थ्रू प्रमोशन यदि हो रहा है ना रिलीजन के लिए, तो वो आर्टिकल 27 उससे डील करेगा। अब आर्टिकल 28 की बात करें, तो 28 में क्या है आपका, कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है उनको अटेंड, स्कूल्स जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं या फिर गवर्नमेंट से फंडेड जो होते हैं, उसमें आपकी अटेंडेंस जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में, उससे रिलेटेड जो आपका प्रोविजन है, उनकी फ्रीडम जो है यहाँ पे है। तो आपका है, कह सकते हैं कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, इससे रिलेटेड यदि प्रोविजन है तो आर्टिकल 28 में है। ये पॉइंट ऐसे कैसे नोट कर लें आप, ताकि तुरंत याद आ सके। अब ये देखिए 29 में खास बात ये है कि ये इसमें आपको जो माइनॉरिटी का जो इंटरेस्ट है ना, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट के, ठीक है, प्रोटेक्शन की बात की है।
और माइनॉरिटी यहां पे ध्यान रखिए, आर्टिकल 29 और 30 में क्या फर्क है, यहां पे भी माइनॉरिटी है और यहां पे इनका रिलीजियस प्लस आपका लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी है ना, इनकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, इनका एस्टेब्लिशमेंट और उनका एडमिनिस्ट्रेशन, इन एस्टेब्लिशमेंट हो उनका उनका एडमिनिस्ट्रेशन हो, उससे रिलेटेड जो आपकी रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के या उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजन आर्टिकल 30 में है। और वही बात है माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन की आर्टिकल 29 में। लेकिन याद रखना आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि वो रिलीजियस माइनॉरिटी है। आर्टिकल 29 का माइनॉरिटी का मतलब आपका ये होना चाहिए कि वो एक सेक्शन ऑफ सिटीजन्स है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कि 29 में माइनॉरिटी जो है उस पर कोई भी शामिल हो सकता है। ये 30 तक आपके आर्टिकल हुए। अब इसके आगे यदि हम बात करें तो 31 आएगा और 31 आपका रिपील हो गया जो कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी था। इसके बाद में यदि 32 की बात करें तो 32 में आप देखें, ये सबको मालूम है रेमेडीज हैं, अपनी जो बेसिक राइट है जिसे हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये आपको मैं लिख दूं चाहे नहीं लिखूं, आपको मालूम है आर्टिकल 32 क्या है, तो उसको लिखने की मैं जरूरत नहीं समझता। लेकिन आर्टिकल 33 जो है इसकी मैं बात करूंगा कि ये क्या है। तो मैं कलर चेंज करता हूं एक बार इसका। आर्टिकल 33, आप पुराने वाले जो मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं आर्टिकल्स, इनको ध्यान रखें। आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट को पावर है मॉडिफाई करने की राइट्स को, जो इस पार्ट जो थर्ड है इसमें दिए गए हैं। तो पावर की पी की पावर, पी पावर है, इसे लिख ले। और जहाँ पे भी पी को अपन सर्कल करेंगे ना, इसका मतलब पार्लियामेंट होगा। ठीक है, जब भी पॉलिटी की बात करेंगे और पी को यदि सर्कल किया है तो ये होगा आपका पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्ट या पार्ट 3, ऐसे रख लें। आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 आपको मालूम होगा मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ है। इसके साथ में आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 में आपका है कि लेजिस्लेशन जो है वो प्रोविजन थर्ड की जो आपके प्रोविजंस हैं पार्ट 3 के, इनको इम्पैक्ट देने के लिए, मतलब अफेक्ट, इनसे रिलेटेड लेजिस्लेशन जो है कानून बना सकती है फंडामेंटल राइट को लागू करवाने के लिए। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट पार्ट 3, ये भी पार्ट 3 से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे आर्टिकल 36 जो है आपका वो डीपीएसपी आ जाता है। तो डीपीएसपी के लिए मैं कलर चेंज करता हूं, यहां से लिखेंगे डीपीएसपी। अब यहां पे आप नोट कर लें कि डीपीएसपी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो डीपीएसपी में कौन कौन से खास हैं वो देखना है। लेकिन इसमें देख लें कि 36 जैसे 12 था ना जहाँ पे डेफिनेशन थी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड थी, स्टेट क्या होगा वो होगा, ऐसे यहाँ पे भी आर्टिकल 36 में वही डेफिनेशन है। और यहाँ पे 36 में जुडिशरी आपका एज ए स्टेट है, जबकि आर्टिकल 12 में जुडिशरी आपका स्टेट नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखना उसका। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन से डील करेगा आर्टिकल 36। आर्टिकल 37 आपको मालूम है कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स इसमें है वो जो अप्लाई होंगे यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स जो इस पार्ट 4 में आपके में है वो बात करेगा। तो आर्टिकल 38 की बात करें और आर्टिकल 38 में आपकी स्टेट जो है वो सिक्योर करेगा सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, तो सोशल ऑर्डर लिख लें यहाँ पे, सोशल ऑर्डर। ठीक है, ये देखिए इसमें जब भी डील करेंगे ना डीपीएसपी में, तो ये सब आपका स्टेट का काम है। तो यहाँ पे हर आर्टिकल में स्टेट लिखना मैं जरूरी नहीं रखूंगा यहाँ पे क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। तो आप समझ लें कि वो सब काम स्टेट के हैं मेनली। तो सोशल ऑर्डर मेंटेन करने का काम स्टेट का रहेगा आर्टिकल 38 के हिसाब से। आर्टिकल 39, इसमें आपका कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो पॉलिसीज हैं जो स्टेट को फॉलो किए जाएंगे। तो प्रिंसिपल्स या पॉलिसीज टू बी फॉलोड। ठीक है, इसके आगे आप देखिए आर्टिकल है आपका 39A जिसमें है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये आप इंपॉर्टेंट लगा ले इसको, इक्वल जस्टिस प्लस फ्री लीगल एड। इसके बाद में आपका आर्टिकल 40 आएगा और 40 को आपको मालूम होगा कि विलेज पंचायत है। और इसको ध्यान रखना ये आपका गांधीयन प्रिंसिपल है, विलेज पंचायत। और इधर चलते हैं आर्टिकल 41, 40 के बाद में आर्टिकल 41 पे। ये हो गया आपका आर्टिकल
वन और 41 को रिकॉल कीजिए क्या है। इसमें आपका राइट टू वर्क है, इसको आप लिख लें ढंग से, राइट टू वर्क पहला तो ये है इसमें। इसके बाद में आपका राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन, और इसके साथ में आपका इसमें आपका राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद में आपका आर्टिकल 42 है, डीपीएस भी चल रहा है अपना। 42 को रिकॉल कीजिए क्या है कि इसमें जस्ट और ह्यूमन जो आपकी कंडीशंस है वर्क की, उसकी बात है। तो जस्ट एंड ह्यूमेन वर्क कंडीशन, वर्क कंडीशन ये आप याद रखें। और साथ में देखिए दूसरा क्या है इसमें, मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी रिलीफ की बात होती है इसमें। अब बात करें आर्टिकल 43 की, तो आर्टिकल 43 में रिकॉल कीजिए क्या है, आर्टिकल 43 में रिकॉल करें तुरंत क्या है, इसमें आपके वेजेस की बात की गई है वर्कर्स के लिए। तो आपके जो लिविंग वेजेस हैं कि कितने होने चाहिए, जिसके लिए आपका आपके कोड भी आए हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। लिविंग वेजेस की बात करेंगे वर्कर्स के लिए, आर्टिकल 43 है। और आर्टिकल 44 में आपको याद आ रहा होगा, आर्टिकल 44 में आपका है यूसीसी, जिसको हमने अभी डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। इसके साथ में आपका रिसेंटली आपको देखा आपने 43A जो आपका आर्टिकल है ना, उसमें है आपका मैनेजमेंट, थोड़ा सा याद रखें, मैनेजमेंट प्लस आर्टिकल 43B इसमें हो जाएगा आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑप लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये मैनेजमेंट में आपका रोल होगा वर्कर्स का, वर्कर के जो ग्रुप है उनका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होगा इंडस्ट्रीज में। 43B में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमोशन होगा। 44 में यूसीसी होगा। इनको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूँ एक बार ना, मैनेजमेंट को याद रखें और कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन जो है वो याद रखें आप। इसके साथ में आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 में रिकॉल कीजिए क्या है, आर्टिकल 45 में आपके फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है चिल्ड्रन के लिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को मैं इससे बना रहा हूं। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 46 यदि आपको रिकॉल हो पा रहा है तो बताइए आर्टिकल 46 में क्या है। तो इसमें आपके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है एससी के हो चाहे एसटी के हो या अदर वीकर सेक्शन के हो, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम एजुकेशनल प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी, एसटी और वीकर सेक्शन, ये है आर्टिकल 47 में। देखिए आर्टिकल 47 में क्या है, रिकॉल हो रहा है तो कीजिए कि इसमें ड्यूटी होगी स्टेट की कि वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना उसको उठाएंगे, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को उठाएंगे, बढ़ाएंगे उसको। इसके साथ में और क्या करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको भी क्या करेंगे, स्टेट जो है रेज करेगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ, STND लिख रहा हूं मैं स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसको भी स्टेट बढ़ाने का काम करेगा। और इसके साथ में और क्या करेगा, आपका जो पब्लिक हेल्थ है इसको इंप्रूव करेगा, तो पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करेगा। ये देखिए अब आपका मतलब जब न्यूट्रिशन की बात आएगी ना, तो न्यूट्रिशन की बात आप याद रखें, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, पब्लिक हेल्थ को इंप्रूवमेंट करने की बात होगी, वो आर्टिकल 47 में है। जब आप एजुकेशन या इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करोगे तो आर्टिकल 46 को मेंशन कर देना, एजुकेशन के आर्टिकल 45 को मेंशन कर देना, सेक्युलरिज्म से बात हो तो आर्टिकल 44 को मेंशन कर देना। और आपका आर्टिकल 48 यदि आपको याद आ रहा है तो बताइए आर्टिकल 48 किससे है, कि इसमें आपका एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का ऑर्गेनाइजेशन होंगे। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। आर्टिकल 48 जिसमें आपका आगे जोड़ा गया आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48 में आपका है प्रोटेक्शन या फिर आपका इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो याद रखिए PNI, ऐसे याद रखें PNI मतलब प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ किस चीज का है, इन्वायरमेंट का है। अलग अलग बना के रखें इन पॉइंटों को तो आपको याद रहेंगे, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट, क्योंकि इस देखो फॉरेस्ट के ऊपर है ना आपका एक आगे चल के आप देखेंगे आर्टिकल 51A में, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बाद आपके क्या आएगा, फंडामेंटल ड्यूटी आएगा। तो वहां पे भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक फंडामेंटल ड्यूटी है, तो वहां पे इसका डिफरेंशिएट देखेंगे वहां पे क्या है। तो प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट आपका DPSP हो गया आर्टिकल 48A में। इसके साथ में और क्या है, सेफ गार्ड करना फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे सेफ गार्ड
फॉरेस्ट प्लस वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये आप अलग अलग पॉइंट रखेंगे तो आपको ये याद होने में आसानी होगी। आर्टिकल 49 में क्या है आपका कि आपके जो मॉन्यूमेंट हैं उनको प्रोटेक्शन करना है, तो ये ध्यान रखिए, ये भी आपका डीपीएसपी आएगा। डीपीएसपी तो ये है ही, इसके बाद आपका फंडामेंटल ड्यूटी आएगा, तो प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। आप ध्यान रखिए इस चीज का कि विवेक देवरॉय ने अभी एक रिपोर्ट को मेंशन किया है, राज्यसभा की आपकी एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें मॉन्यूमेंट के प्रिजर्वेशन की बात की गई है। तो शायद ही आपका आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन भी बन सकता है मेंस में, तो इसको थोड़ा सा इस आर्टिकल को ढंग से याद रखिए। आर्टिकल 49 भी डील करता है किससे, आपका मॉन्यूमेंट्स के प्रोटेक्शन से। आपकी एक डीपीएसपी के अलावा आपका फंडामेंटल ड्यूटी भी है, वो भी डील करता है आपका मॉन्यूमेंट्स, आपकी जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो चीज़ें हैं उनके प्रोटेक्शन से। तो आप ये आर्टिकल 49 को तो याद रखें कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट की बात इसमें होगी, के साथ में प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स प्लस आपका प्लेसेस है। इसके अलावा आपके जो नेशनल इंपॉर्टेंस की जो ऑब्जेक्ट है ना, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के आपके यहां पे लिख देता हूं मैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये है आर्टिकल। इसके बाद में है 50 में आपका सेपरेशन है। अब देखिए काफी लड़के काफी लड़कियां जो प्रिपेयर कर रही हैं यूपीएससी के लिए, जिन्हें हम एस्पायरेंट कहेंगे, बहुत अच्छे वाले, वो भी इस चीज को मिस कर देते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर तो है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर किस चीज का है, तो सेपरेशन ऑफ पावर आपका जुडिशरी का है, और इसके साथ में कौन है आपका एग्जीक्यूटिव। याद रखिए सेपरेशन ऑफ पावर है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का। यहां पे लेजिस्लेशन से जुडिशरी के सेपरेशन की बात बिल्कुल नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करेंगे तो यदि आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाए कि सेपरेशन ऑफ पावर, जब आप जुडिशरी की बात की जाएगी इंटरव्यू में, तो आप कहेंगे आर्टिकल 50 डील करता है सेपरेशन ऑफ पावर से, लेकिन तभी आपसे पूछ ले कि कौन सा सेपरेशन, तो आप कहीं ये मत कह देना कि जुडिशरी का लेजिस्लेशन से है, किससे है, तो जुडिशरी का सिर्फ एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन जो है वो आर्टिकल 50 में डील होता है। इसके साथ में आर्टिकल 50 ये हो गया। आर्टिकल 51 की बात करेंगे। आर्टिकल 51, और आर्टिकल 51 आपको मालूम होना चाहिए क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो आप इसको याद रखें। और इसमें देखिए आपका सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी पावर जो होती है, जब प्रेसिडेंट यदि उससे कोई सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से, तो उस टाइम पे बाइंडिंग नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट पे। ठीक है, और गवर्नमेंट पे उस चीज़ को, सलाह को मानना, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को मानना, वो भी बाइंडिंग नहीं होता है। लेकिन यदि वो मैटर आपका इंटरनेशनल ट्रीटी से रिलेटेड होता है, जो कि आपके किसी भी चीज़ में हो सकती है, पीस में हो सकती है, सिक्योरिटी में हो सकती है, किसी भी चीज़ में हो सकती है, इंटरनेशनल ट्रीटी की जब बात होती है उससे रिलेटेड यदि आपको सजेशन लेता है, प्रेसिडेंट के थ्रू ली जाती है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट को वहां पे सजेशन देना बाइंडिंग है। तो आप आर्टिकल 51 को याद रखें। और एक सुप्रीम कोर्ट का जो वो आर्टिकल है 143 है शायद, मेरे हिसाब से 143 है, आप देखना उसको ठीक से, कि एडवाइजरी पावर जो है सुप्रीम कोर्ट की वहां पे है। ठीक, इसके साथ में अब हम बात करते हैं, ये हो गया आपका डीपीएसपी। अब आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A जो है ये है आपका फंडामेंटल ड्यूटी। और इसके लिए आप एक काम करें, कोई भी बुक उठाएं, उसका लास्ट पेज खोलें, वहां पे आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई है, वहां से प्रिपेयर करें। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, आपकी सिटीजनशिप से रिलेटेड है, आपके स्टेट की जो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 से रिलेटेड है इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट हो गए, फंडामेंटल ड्यूटी हो गए, और आपका फंडामेंटल डीपीएसपी जो हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के हो गए, ये आपके इसमें कंप्लीट होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप कंपेयर करके करें, इनको मैं आगे और नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग फिर उसको ज़्यादा बड़ा वीडियो पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आगे और शेयर कर दूंगा। मेहनत करते रहें, मेंस का पेपर आने वाला है, 135 डेज रह गए हैं। टेस्ट सीरीज जरूर लगा लें, टेस्ट प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अपने जो एफर्ट है उनको बेनिफिशियल बनाएं।